दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली पीजीटी परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ समाजशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये प्रश्न उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा समाजशास्त्र विषय से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम पाश्चात्य विचारक कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नों पर आने से पहले आइए कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रीब्ज नामक स्थान में एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन जब मार्क्स 6 वर्ष का था तो उसके माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिया और स्वाभाविक रूप से उनके बच्चे भी उसी धर्म के अनुयायी हो गए। दोस्तों कार्ल मार्क्स के नाम से एक विचारधारा या वाद का प्रचलन हुआ जिसे मार्क्सवाद कहा जाता है और मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। मार्क्स का समाजवाद इतिहास के गूढ़ अध्ययन पर आधारित है और मार्क्स उन इतिहासकारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम मात्र समझा है। इतिहास के विकास को समझने के लिए मार्क्स के द्वारा हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया गया है और उसका विश्वास है कि आर्थिक शक्तियों के आधार पर इतिहास का लगातार विकास हुआ है। मार्क्स प्रथम व्यवहारिक दार्शनिक है जिसने इस बात पर अत्यधिक बल दिया कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियां अपना प्रभाव डालती हैं। दोस्तों मार्क्स ने समाजवादी व्यवस्था के स्थापना के उद्देश्य से विश्व के मजदूरों एक हो जाओ इसका नारा दिया था। और आइए जान लेते हैं मार्क्स द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं। तो देखिए द होली फैमिली जो 1844 में प्रकाशित हुई, दरिद्रता का दर्शन यानी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, साम्यवादी घोषणा पत्र द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, इसके अलावा क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में, और देखिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मूल्य कीमत और लाभ यानी वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट 1865 में। इसके अलावा मार्क्स के प्रसिद्धि का आधार एक तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, इसके अलावा दास कैपिटल नामक ग्रंथ है जो कि मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस में वर्ग संघर्ष पुस्तक भी मार्क्स के द्वारा लिखी गई है और इन कृतियों में साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और पूंजी यानी दास कैपिटल सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें मानी जाती हैं। दोस्तों कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधारा को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया है जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण और इसके अलावा दोस्तों मार्क्स ने जो है द्वंद्वात्मक पद्धति का सहारा लिया है, लेकिन मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है वो हीगल की पद्धति से भिन्न और बिल्कुल उसके विपरीत है। हीगल जहां विचार को प्राथमिकता देता है वहीं पर मार्क्स भौतिक तत्वों को जो है विशेष बल देता है और सभी कुछ भौतिक परिवर्तन का परिणाम मानता है। तो आइए अब जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये कथन किसका है? तो आप जानते हैं ये कथन कार्ल मार्क्स का है। और मार्क्स ने दोस्तों आप जानते हैं कि मार्क्स ने अपने जो समाजवाद के इतिहास को व्याख्यायित करने के लिए इस बात पर बल दिया है कि जो है परिवर्तन जो है समाज का विकास या जो आर्थिक विकास है, जो समाज का विकास होता है वो आर्थिक शक्तियों के आधार पर होता है और ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियां अत्यधिक प्रभाव डालती हैं। और इसीलिए मार्क्स का कहना है कि अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास रहा है, ये कार्ल मार्क्स का कथन है। दोस्तों अपनी कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र में कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अगला प्रश्न है मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? ऑप्शन देखते हैं, वर्ग और संस्कृति, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग या अपने आप के लिए वर्ग।
तो ये देखिए दोस्तों, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व अपने आप के लिए वर्ग रहा है। और आप जान लीजिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता वर्ग चेतना है, यानी क्लास कॉन्शसनेस। वे कहते हैं कि जब एक धंधे में काम करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं तो उनमें ये चेतना आ जाती है कि हम एक ही पेशे या व्यवसाय से संबंधित हैं। तो इस तरह का समूह अपने आप में वर्ग यानी क्लास इन इटसेल्फ होता है। और दूसरी ओर धंधे में हेरफेर हो सकता है, लेकिन उनमें काम करने वाले व्यक्तियों की हैसियत सामान्य कामगार की होती है और वे इस मान्यता के आधार पर चेतना और संगठन बना लेते हैं कि ये अपने लिए वर्ग, जब आप में वर्ग यानी अपने लिए वर्ग में बदल जाता है तो ऐसी स्थिति में वर्ग संघर्ष यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट बहुत तेज हो जाता है और साम्यवादी समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण तथ्य है, वर्ग स्वयं में तथा वर्ग स्वयं के लिए की अवधारणाओं को किसने प्रस्तुत किया है? देखिए, मैक्स वेबर, कोजर, कार्ल मार्क्स या डेहरेंडॉर्फ। तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स द्वारा वर्ग स्वयं में, जिसको कि वर्ग स्वयं में या क्लास इन इटसेल्फ, और अपने लिए वर्ग यानी क्लास फॉर इटसेल्फ जो है, ये अवधारणाएं कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्स की छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच ये है कि वे एकीकृत वर्ग हैं, अपने आप में वर्ग हैं, संक्रामी वर्ग हैं या अपने आप के लिए वर्ग हैं। तो सही उत्तर है मार्क्स छोटे पूंजीपतियों के प्रति मार्क्स की ये सोच है कि वे अपने आप में वर्ग हैं। मार्क्स का मानना है कि फैक्ट्री प्रणाली में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, जिसके कारण बहुधा अति उत्पादन से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे कि अधिकाधिक व्यापार चक्र या व्यापारिक संकट काल उद्भव स्वाभाविक होता है और इसके फलस्वरूप छोटे मिल मालिकों को हानि होती है और धीरे धीरे उनका सब कुछ बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चला जाता है, जिससे पूंजी का उत्तरोत्तर केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथ में हो जाता है। परिणाम स्वरूप छोटे पूंजीपति अधिक संख्या में पूंजीवादी वर्ग से बाहर निकलकर श्रमिक वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं, जो अपने आप में वर्ग बनाते हैं। तो याद रखिएगा, मार्क्स की छोटे पूंजीपतियों की प्रति सोच ये है कि वे अपने आप में वर्ग हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, मार्क्स ने समाज में वस्तुपरक रूप से संरचनात्मक आर्थिक असमानताओं की व्याख्या किस रूप में की है? देखिए, पारिस्थिति के रूप में, संपत्ति समूह के रूप में, वर्ग के रूप में या जाति के रूप में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ग के रूप में। दोस्तों, सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने यह विचार रखा था कि सामाजिक आर्थिक ढांचों का परिवर्तन वस्तुगत नियमों से होता है। वस्तुगत नियमों के अनुसार ही एक सामाजिक आर्थिक ढांचा दूसरे की जगह लेता है। जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में ये चेतना आ जाती है कि हम एक पेशे या व्यवसाय से हैं, तो इस तरह का समूह जो बनता है वो अपने आप में एक वर्ग होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? आपको बताना है कि वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो आप जान लीजिए दोस्तों, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा को प्रतिपादित किया और उसका ये मानना था कि वर्ग संघर्ष में सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कार्य करने का एक कार्यक्रम भी था, इसमें मार्क्स और एंजल्स ने अपने विचार स्पष्ट और संक्षेप रूप में रखे हैं। कार्ल मार्क्स की विचारधारा में जो वर्ग संघर्ष की अवधारणा है, इसको विशेष महत्व दिया गया है। इस संबंध में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा गया है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। और दोस्तों, वर्ग व्यक्तियों का वो समूह होता है जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से संबंधित हो और जिनके साधारण हित एक होते हैं। और मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज में उत्पादन और वितरण पर आधारित दो वर्गों को मानकर चलता है जो अपने विरोधी हितों के कारण संघर्षरत रहते हैं। एक वर्ग होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा सर्वहारा वर्ग होता है, यानी श्रमिक वर्ग। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो सही उत्तर है कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अगला प्रश्न है, किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा हुआ है? तो आप जानते हैं कार्ल मार्क्स का नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, मार्क्स के वर्ग संघर्ष में दो वर्ग होते हैं।
एक तो संसाधनों पर स्वामित्व रखने वाला वर्ग जिसको कि हैप्स कहते हैं, और दूसरा ऐसा वर्ग होता है जिसके पास कोई संसाधन नहीं, केवल उसके पास अपना श्रम होता है, जिसको हैप्स नाट कहा जाता है। तो उसमें एक वर्ग पूंजीपति वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग होता है, दूसरा श्रमिक वर्ग या सर्वहारा वर्ग होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग दो वर्ग होता है, और मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष में इन्हीं दोनों वर्गों के बीच संघर्ष होता है। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप समझ पाएंगे कि मार्क्स और एंगेल्स ने लिखा है कि आज़ाद तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, जमींदार और सर्फ, श्रेणी प्रमुख तथा कारीगर, एक शब्द में शोषक और शोषित, एक दूसरे का विरोध लगातार करते रहते हैं, निरंतर, कभी दबे रूप में कभी खुले रूप में युद्ध के स्तर पर, और प्रत्येक स्तर पर विरोधी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर विरोध से पहचाने जाते हैं। अगर दो वर्ग सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी भी हों तो वे स्वतः संघर्ष में नहीं पड़ते हैं। संघर्ष होने के लिए आवश्यक है कि वे अपने वर्ग हित और पहचान के प्रति जागरूक हों, साथ ही अपने विरोधी हितों तथा पहचान के प्रति सजग रहें। इस प्रकार की वर्ग चेतना के विकसित होने के उपरांत राजनीतिक गोलबंदी के तहत वर्ग संघर्ष होते हैं, और कार्ल मार्क्स ने लिखा है कि पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के बीच संघर्ष होगा, तो इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग की विजय सुनिश्चित होगी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने समाज के अध्ययन में बुर्जुआ और सर्वहारा पदों का प्रयोग किया है, आपको बताना है। देखिए, पी सोरोकिन, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या बी परेटो यानी विल्फ्रेडो परेटो। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों, बुर्जुआ फ्रेंच भाषा का मध्यकालीन शब्द है जिसका प्रयोग फ्रांस के मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए किया जाता था, और ऐसे व्यक्तियों को एक ओर किसानों से तो दूसरी ओर समाज के संभ्रांत वर्ग से अलग किया गया। इस शब्द का प्रयोग करने में कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग से अलग धनिक वर्ग प्रदर्शित करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया, और मार्क्स का कहना है कि इन दोनों वर्गों में निरंतर विरोधी संबंध रहे हैं, जिनका अंत बुर्जुआओं की समाप्ति और सर्वहारा वर्ग की प्रशस्ति में होगा। उनके अनुसार सामाजिक वर्गों की रचना अर्थव्यवस्था के उत्पादन के संबंधों के आधार पर होती है। जिन व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण होता है और जो उत्पाद को खरीदने और बेचने की हैसियत रखते हैं, वे एक वर्ग का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत ऐसे व्यक्ति जो केवल अपने श्रम पर निर्भर रहते हैं, दूसरे वर्ग का निर्माण करते हैं। इन्हीं दोनों वर्गों को उन्होंने बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग कहा। बुर्जुआ वर्ग के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है, जबकि सर्वहारा वर्ग के पास मात्र अपना श्रम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है कार्ल मार्क्स का। दोस्तों, पूंजी वह धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। और आधुनिक पूंजीवादी समाज में व्यक्तिगत संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे अधिक संगठित होती है। उत्पादन का परम लक्ष्य लाभ कमाना होता है, और पूंजीपति जो होता है मजदूरों के श्रम को उचित मूल्यों से कम मूल्यों में खरीदकर अतिरिक्त मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू को पूंजी में बदल लेते हैं, और इस तरह की पूंजी की सतत वृद्धि होती है। और मार्क्स के अनुसार पूंजी वह धन है जो श्रमिकों के शोषण के निमित्त प्रयोग किया जाता है, और यही शोषण कालांतर में वर्ग संघर्ष का मुख्य कारक बनता है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, आपको बताना है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या आर डेहरेंडॉर्फ। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये कथन कार्ल मार्क्स का है। प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन दो या दो से अधिक व्यक्ति समूहों के मध्य किसी सीमित वस्तु, अधिकार या सेवा को प्राप्त करने के लिए प्रथा या नियम के अंतर्गत किया गया प्रयत्न है। और कार्ल मार्क्स ने जोर देकर कहा है कि प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, और पूंजीवाद ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर जो है व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, और इसका प्रयोग निजी लाभ को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, पूंजीवाद में अलगाव के अवयव कौन कौन से हैं? उत्पादक गतिविधि, उत्पाद, सहकर्मी श्रमिक या मानवीय सामर्थ्य। तो सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। ये चारों ही जो अवयव हैं, फैक्टर्स हैं, ये अलगाव या एलियनेशन के प्रमुख कारक होते हैं। अगर आप देखें तो पूंजीवाद में अलगाव या एलियनेशन के प्रमुख अवयव उत्पादन गतिविधि, उत्पाद, सहकर्मी श्रमिक और मानवीय सामर्थ्य, ये सभी हैं।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में किस मूलभूत अवधारणा का प्रयोग किया गया है? सामाजिक सुरक्षा, उत्पादन की शक्तियां, प्रौद्योगिक प्रविधियां या सर्वहारा वर्ग की निर्धनता। तो मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन संबंधी सिद्धांत में दोस्तों उत्पादन की शक्तियों की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। और आप जान लीजिए, मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना के दो तत्व होते हैं, अधो या आधारभूत संरचना और अधिसंरचना या आश्रित संरचना। इसमें इसको वो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर कहता है। और समस्त उत्पादन प्रणाली जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है उन्होंने आधारभूत संरचना माना है। और समाज के अन्य अंग जैसे सरकार, धर्म, परिवार, आदर्श, दर्शन ये आश्रित यानी सुपर स्ट्रक्चर माना है। और मार्क्स ने कहा है कि उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है और उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन से ही जो अधिसंरचना है उसमें परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चेतना का आधार है? आपको बताना है। देखिए, कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से चेतना यानी कॉन्शियसनेस का आधार क्या है? ऑप्शन है उत्पादन की शक्तियां, पूंजी तथा श्रम, उत्पादन की पद्धतियां या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर है उत्पादन की पद्धतियां यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन की पद्धतियां या मोड ऑफ प्रोडक्शन चेतना का आधार होती है और किसी भी इतिहास का आधार और राज्य की गतिविधियों का विवरण उत्पादन की पद्धतियों पर निर्भर है। हमारी सामाजिक चेतना, धर्म, दर्शन, आचार और ऐसे कई सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप उत्पादन की पद्धतियों से जुड़े होते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। और आप जानते हैं कि राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन की सभी घटनाएं जो हैं ये भौतिक स्थितियों, मानवीय भौतिक स्थितियों का परिणाम होती हैं, यानी आर्थिक स्थितियों का परिणाम होती हैं, ऐसा मार्क्स का मानना है। मार्क्स कहता है कि सभी सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक संबंध, सभी आर्थिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास के क्रम में जन्म लेते हैं वो जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आएगा? ऑप्शन है उत्पादन के साधनों में क्रांति के द्वारा, या फिर उत्पादन प्रक्रिया का युक्तिकरण, मध्यम वर्ग का लुप्त होना या अभिजात वर्ग की क्रांति के द्वारा। तो सही उत्तर है मार्क्स की विचारधारा के अनुसार पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन उत्पादन के साधनों में क्रांति के द्वारा आएगा। और आप जान लीजिए कि मार्क्स कहता है कि पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन उत्पादन के साधनों में क्रांति के फलस्वरूप आएगा। और उत्पादन के साधन जो होते हैं उसके अंतर्गत भूमि, प्रौद्योगिकी और अन्य पूंजी सामग्री शामिल होती है। जब प्रौद्योगिकी में विकास होता है तो इसके फलस्वरूप उत्पादन के सारे साधनों में परिवर्तन आता है। और दोस्तों ये जो परिवर्तन है तो कहता है कि उत्पत्ति के सिद्धांत का निरंतर विकास होता है, ये गतिमान और परिवर्तनशील होते हैं। और आर्थिक व्याख्या यानी इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद के आधार पर मार्क्स ये बात बताता है कि इतिहास आदिम साम्यवादी अवस्था से दास अवस्था, सामंतवादी अवस्था, पूंजीवादी अवस्था और उसके बाद श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद और अंत में साम्यवादी अवस्था में आता है। और ये परिवर्तन उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, किसने सामाजिक उद्विकास के आर्थिक निर्णयवाद का सिद्धांत दिया है? कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, कार्ल मैनहीम या पी.ए. सोरोकिन। तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए, कार्ल मार्क्स। देखिए, कार्ल मार्क्स ने बताया है कि आर्थिक व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है और आर्थिक व्यवस्था जो है जो है अधोसंरचना होती है जिस पर ऊपर का समाज का ढांचा निर्मित होता है। जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है तो उसमें सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है, तब जबकि आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। इस तरह से मार्क्स ने अपने विचारों में आर्थिक निर्धारणवाद या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत दिया। और मार्क्स का कहना है द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंस द जनरल कैरेक्टर ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक? तो सही उत्तर है आर्थिक। देखिए, मार्क्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाली शक्ति
आर्थिक शक्ति है। अगला प्रश्न है, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संबंध में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये विचारक है कार्ल मार्क्स, जिन्होंने आर्थिक व्याख्या, इतिहास की आर्थिक व्याख्या या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कार्ल मार्क्स ने वर्ग निर्माण जिस आधार पर स्वीकार किया है वो क्या है? धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या आर्थिक? तो सही उत्तर है वर्गों का निर्माण या क्लास को जो डिटर्मिनेशन है मार्क्स के द्वारा वो आर्थिक आधार पर होता है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि वर्ग निर्माण जो है आर्थिक आधार पर होता है और इसीलिए कार्ल मार्क्स ने इसको आर्थिक निर्धारणवाद या आर्थिक नियतिवाद का सिद्धांत कहा है। दो वर्ग समाज में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं, एक तो जिसके पास संसाधन होते हैं उसको हैव्स कहा जाता है और एक ऐसा वर्ग होता है जिसके पास कोई संसाधन नहीं होते हैं उसको हैव्स नॉट कहा जाता है। और इन्हीं जो दो प्रकार के जो ग्रुप हैं इनके द्वारा ही दो वर्गों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, ये कथन किसका है? तो देखिए, धर्म के बारे में कार्ल मार्क्स की धारणा अत्यंत ही स्पष्ट और साफ सुथरी है। वो धर्म को जनता के लिए अफीम मानता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। कार्ल मार्क्स ने धर्म के उन्मूलन की बात नहीं की जिस प्रकार से उसने व्यक्तिगत संपत्ति के समाप्ति की बात की, लेकिन उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भांति धर्म में भी मनुष्य के अलगाव की परिकल्पना की। मार्क्स ने कहा है कि मनुष्य जितना ही ईश्वर में विश्वास रखेगा उतना ही स्वयं से दूर होता जाएगा। उसने ये कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है जो मनुष्य को पतन के गर्त में धकेल देती है। लोग स्वयं या अन्य मानवों पर किए गए अन्याय और असमानता को ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकृति प्रदान करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप दमन के विरुद्ध प्रतिरोध कम हो जाता है। धर्मवाद के जीवन के सुखकर होने का विश्वास दिलाता है और मार्क्स का मानना है कि धर्म असमानता और शोषण के विरुद्ध बगावत की संभावना को कम कर देता है, इसीलिए उसने धर्म को जनता की अफीम कहा है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है? तो ये कार्ल मार्क्स का कथन है। धर्म जनता के लिए अफीम है, ये कथन आप जान लीजिए कार्ल मार्क्स का है। ये कई बार पूछा गया है थोड़ा सा शब्दों में हेर फेर करके कि धर्म जन समुदाय का अफीम है, ये कथन किसका है? तो आप जान लीजिए ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका किसकी होती है? पूंजी की, मशीन उपकरणों की, श्रम की या सरकार की? तो सही उत्तर है मशीन उपकरणों की। देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मार्क्स का मानना था कि श्रमिकों और पूंजीपति के बीच संघर्ष जो है आर्थिक लाभ को लेकर ही नहीं था। उसने पूंजीवाद के अंतर्गत मशीनी उत्पादन की भूमिका पर भी पूरा जोर दिया। तो ये मशीन उपकरण जो है उत्पादन प्रक्रिया में मशीन उपकरण या तकनीकी की भूमिका होती है। ज्यों-ज्यों मशीनों ने उत्पादन प्रक्रिया में पांव जमाना शुरू किया तो श्रमिकों के सामाजिक संबंधों में भी बड़ा बदलाव आया और मानव अब मशीनों का एकमात्र पुर्जा बनकर रह गया। मशीनें ही अब अधिकांश काम करती थीं, मनुष्य मात्र उनका परिचालक ही था। इसके कारण श्रमिकों को अपने कार्य से मनोवैज्ञानिक संतुष्टि के अवसरों से वंचित होना पड़ा और इस संतुष्टि के अभाव को मार्क्स ने मानव का श्रम से अलगाव यानी मार्क्स का एलियनेशन थियरी या अलगाव सिद्धांत इसी से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोरवी व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? तो सही उत्तर है कोरवी सिस्टम कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रयोग किया गया है। और कोरवी व्यवस्था क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कोरवी व्यवस्था पद का प्रयोग कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया है और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो अवैतनिक जबरन श्रम का एक रूप है जो प्रकृति में सीमित समय के लिए रुक रुक कर चलने वाला होता है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व काश्तकारों के लिए निजी भूमि संपदा पर जमींदारों के लिए कोरवी कार्य करने का दायित्व पूरे इतिहास में व्यापक था और कोरवी शब्द का प्रयोग आमतौर पर मध्ययुगीन और प्रारंभिक आधुनिक यूरोप के संदर्भ में किया जाता है, जहां अक्सर एक सामंती जमींदार द्वारा काम की अपेक्षा की जाती थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि हीगल और मार्क्स दोनों में से कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयोग की? हीगल और मार्क्स दोनों ने कौन सी अध्ययन पद्धति प्रयोग की थी? तो ये था डायलेक्टिक जो है और द्वंद्ववाद। देखिए दोस्तों, हीगल और मार्क्स ने दोनों ने ही द्वंद्ववाद की पद्धति अपनाई थी।
मार्क्स और एंजेल्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को उसकी आदर्शात्मक खोल से निकालकर उसे भौतिकवादी जामा पहनाया था, और इस बात को स्वीकार करते हुए मार्क्स स्वयं दास कैपिटल में कहता है कि उसके साथ यानी हीगल के साथ यह द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा है। यदि आप उसके रहस्यमय आवरण के भीतर छिपे तर्क यानी बुद्धिपरक सार तत्व का पता लगाना चाहते हैं तो आपको उसे उलट कर फिर पैरों के बल सीधा खड़ा करना पड़ेगा। दास कैपिटल में मार्क्स ने कहा है कि मेरी द्वंद्ववादी पद्धति हीगल की पद्धति से न केवल भिन्न है बल्कि ठीक उसकी उल्टी भी है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभावों में कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ा है, वर्ग संघर्ष और बेरोजगारी में कमी आई है, श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित हुई हैं, या राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला है। तो कौन सा कथन श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति के हानिकारक प्रभाव में सही नहीं है? तो यह है वर्ग संघर्ष और बेरोजगारी में कमी आई है। दोस्तों, वर्ग संघर्ष और बेरोजगारी में कमी आना श्रम शक्ति और श्रम पूर्ति का एक सकारात्मक पक्ष है, जबकि अमीर और गरीब के बीच का अंतर बढ़ना समाज के लिए हानिकारक है। श्रमिकों के कार्य की दशाएं प्रभावित होने से उनका रोजगार प्रभावित होता है और अंततः गरीबी का कारण बनता है। राष्ट्रीय स्तर पर उग्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलना भी समाज के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। अगले प्रश्न पर आते हैं और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए निम्नलिखित समाज के क्रम को व्यवस्थित रूप से जो है क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। देखिए, प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, आदिम समाज और एशियाई समाज। तो सबसे पहले आदिम समाजवादी व्यवस्था आती है, आदिम व्यवस्था। कार्ल मार्क्स द्वारा सबसे पहले आदिम समाज यानी प्रिमिटिव सोसाइटी, उसके बाद एशियाई सोसाइटी, फिर प्राचीन समाज यानी एंशिएंट सोसाइटी, उसके बाद सामंतवादी व्यवस्था आती है, और सामंतवादी व्यवस्था के बाद जो वर्तमान की कैपिटलिस्ट जो है सिस्टम यानी पूंजीवादी व्यवस्था आती है। तो क्रम देख लीजिए, क्रम हो जाएगा सबसे पहले 3 यानी आदिम समाज पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर एशियाई समाज, तीसरे नंबर पर आपका प्राचीन समाज, और चौथे नंबर पर सामंतवादी समाज, पांचवें नंबर पर आपका पूंजीवादी समाज आता है मार्क्स के अनुसार, और छठवें नंबर पर श्रमिक वर्ग का अधिनायकवाद, और अंत में जो व्यवस्था आती है वो कम्युनिस्ट व्यवस्था यानी कम्युनिज्म यानी साम्यवादी व्यवस्था आती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पाश्चात्य समाजशास्त्री विचारकों के अंतर्गत, पाश्चात्य समाजशास्त्र के विचारकों के अंतर्गत आज की वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।